नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर करने के पश्चात साइकोलॉजी और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया था और अब तक तकरीबन हम लोगों ने 4-5 प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा प्रश्न पत्र है, ये आपका 3 फरवरी 2023 को यानी कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था वो प्रश्न पत्र है। आज इसको हम देखेंगे और अपने प्रश्न को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न सिंपल लिखा है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। 26 नवंबर को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 है तो नई दिल्ली और हावड़ा बीच की दूरी क्या हो रही होगी। देखिए ध्यान समझिएगा, चाल जो है आपका 80 है, ठीक है। चाल आपका 80 है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दूरी पूछ रहा है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो हमारे पास 80 है, टाइम नहीं है। टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन कब चली है, ट्रेन चली है 16:50 पे। 16:50 यानी कि 10 मिनट और ऐड कर दिए, 17 मिनट हो गया, मतलब 17 बज गया। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक, ठीक है। तो 17 और कितना आप जोड़ देंगे 17 में, 17 में आप जब 7 जोड़ देंगे, 7 घंटा 10 मिनट, तो ये कितना चल जाएगी, 7 घंटा जब 10 मिनट चल देगी तो 24 बज जाएगा। 24 मतलब 25 से 26 तारीख, ठीक है। अब 26 तारीख को 12 घंटे 5 मिनट चली है। कुल मिलाकर के 12 घंटे 5 मिनट चली है 26 तारीख को, और 7 घंटे 10 मिनट चली है 25 तारीख को। दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 घंटे 15 मिनट। तो पूरा समय कितना लगा है, 19 घंटे 15 मिनट। और अगर हम 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो मिनट को भाग देंगे 60 से, यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/4। तो कुल मिलाकर के समय हमारा कितना हो जाएगा, समय हमारा कितना हो जाएगा, 19 सही 1/4, ठीक है। 19 घंटा तो था ही, 1/4 और आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया। अब हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, इजिली हमारा काम हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 80 है, टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 19 सही 1/4। इसी को हल कर दीजिए, देखिए 80 हो जाएगा, और 4 का 19 गुणा करेंगे तो 76, और 76 और 1 77, 77/4। 4 से ये 80 काट दीजिए, 20 आ जाएगा। 20 का गुणा 77 में करेंगे तो 1540, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1540। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन 25 नवंबर को चली थी, 26 को पहुंच गई। 25 नवंबर को चली कब थी, 16:50 पे। तो जब 24 बजेगा तो 26 तारीख हो जाएगी, यानी कि 7 घंटा 10 मिनट चली है वो 25 तारीख को, और 12 घंटे 5 मिनट चली है 26 तारीख को। पूरा हमने समय जोड़ दिया तो आ गया 19 घंटे 15 मिनट, ठीक है। फिर हमने इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके अपना काम कर लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 1540। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऐसे अपना एक ही प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, कल्पना कीजिए आप एक उद्योग या पार्क में है और भूकंप आ गया, सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे, यानी कि अगर भूकंप आ गया तो आप क्या करेंगे। इमारतों से खुले में रहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। निकटतम भागिए, नहीं। निकटतम वृक्ष पेड़ के नीचे ना खड़े हुए, पेड़ गिर जाएगा ऊपर। पार्क से निकलते हुए सड़क पे जाए, बिल्कुल नहीं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन अगर आप देख पाए, जब भी भूकंप आए तो हमेशा आप क्या प्रयास कीजिए कि खुले स्थान पे चले जाइए, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत टफ तो है नहीं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कला कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी मिश्रित पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंग पेस्ट से चित्रकला करना बनाना निहित है। अच्छा, यानी कि कहाँ की चित्रकला शैली में हम लोग पिसे हुए चावल, हल्दी या नील के रंग से पेंटिंग करते थे। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था बिहार में मधुबनी जो पेंटिंग है वहां पर पिसे हुए चावल और हल्दी से चित्रकारी बनाई जाती है, और उस चित्रकारी में जानवर व इंसानों के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मधुबनी। क्लियर? मधुबनी चित्रकला शैली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे के तने से मिलता है कि जड़ से मिलता है कि आपका ऊपर यानी कि पत्तियों से मिलता है, तो वो भोज्य सामग्री चुनिए जो तीनों एक ही जगह से मिले। जैसे देखिए, सेब, सेब की बात करें तो ऊपर रहता है, लेकिन गन्ना बीचों बीच रहता है, तो ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया। हरी मटर, जीरा और गेहूं, चना, ये तीनों के तीनों ऊपर होते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यही होगा। बाकी हम और भी चेक कर लेते हैं। देखिए, पालक, पालक ऊपर रहता है लेकिन आलू नीचे रहता है, ये तो गलत हो गया। सेब ऊपर रहता है, टमाटर, लेकिन अदरक नीचे रहता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर आपका कौन जाएगा? सेकंड नंबर, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं, ये तीनों की तीनों फसलें जमीन के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। अच्छा देखिए, इसमें क्रम दिया गया है, क्रम को हम समझेंगे और लगाएंगे। देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी में जल प्रदूषित हो गया है, सही क्रम क्या है? यानी कि अगर कोई नदी दूषित हो गई है तो सही क्रम क्या होगा? पढ़िए। नदी के जल की गंध, अम्लीयता, रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीव जीवित नहीं रहता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और उसके बाद में जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं। अच्छा, पहले वो प्रदूषित कैसे हुआ होगा? आप खुद सोचिए, इन चारों को क्रम से लगाना है। तो पहले प्रदूषित कैसे हुआ होगा? पहले कैसे हुआ होगा? उसमें अधिकता में रसायन छोड़े हुए होंगे। यानी कि हमको ये देखना है, पहले नंबर ऑप्शन पे हमारा डी होना चाहिए। देखिए डी में ये दोनों है, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। आगे हम चेक कर लेते हैं इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए ध्यान समझिएगा। अब देखिए, ए और बी में लड़ाई रह गई है। ए और बी में, ए की बात करें, क्या रहा है? नदी के जल की गंध, अम्लीयता और रंग प्रभावित होते हैं। जैसे ही प्रदूषण फैलेगा तुरंत नदी के पानी का रंग बदल जाएगा। तो डी के बाद ऑप्शन कौन आएगा? ए। यानी कि सही क्रम क्या होगा? तीसरा वाला। ठीक है, नदी में अगर हानिकारक और रसायन छोड़ देंगे तो उसका गंध बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा और उसके बाद जानवर मर जाएंगे और सभी व्यवहारिक के लिए नदी खत्म हो जाएगी। यानी कि सही क्रम हमारा हो जाएगा डी, ए, बी, सी। ठीक है, पहले जल दूषित होगा, फिर रंग बदलेगा, फिर मछलियां मरेंगी या जीव मरेंगे और लास्ट में वो किसी काम का पानी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? देखिए ध्यान समझिएगा, कौन से ऐसे पौधे हैं जो बीज से पैदा होते हैं? बीज से। देखिए गन्ना की बात करें तो गन्ना को हम कलम करके भी लगा सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। आलू को सीधा हम काट के लगाते हैं तो कल बिल्कुल नहीं होगा। चना, गेहूं और ओट्स, हाँ ये तीन के तीनों, सॉरी चावल, गेहूं और ओट्स, ये तीन के तीनों क्या होते हैं कि बीज से पैदा होते हैं। ठीक है, बाकी गुलाब को आप कलम करके लगा सकते हो, फिर गन्ना आ गया कलम करके लगा सकते हो, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सेकंड वाला, चावल, गेहूं और ओट्स, इनको हम डायरेक्ट बीज यानी कि बिया के द्वारा हम इसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है? हाँ देखिए थोड़ा सा नया है ये। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये कहाँ की हैं अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट उत्तर समझ जाओगे। पीवी सिंधु है हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में इडली चटनी सांभर बहुत अधिकता में खाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इडली चटनी सांभर। ठीक है, देखिए पीवी सिंधु कोई नई खिलाड़ी नहीं है, इनका किताब एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो वहां से भी इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पीवी सिंधु कहाँ की है? हैदराबाद की। क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। और इनके राज्य में जो भोजन है इडली चटनी सांभर ये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा रीजनिंग दे दिया आपको क्योंकि परिवार वाला चैप्टर आप में है। देखिए लिखा है ए की दो बहन है। देखिए ए की दो बहनें हैं, कौन कौन? बी और सी दोनों क्या है? सिस्टर हैं। ओके, ए डी का पति है। देखिए ए जो है वो डी का पति, यानी कि ए डी
डी क्या है? डी मतलब वाइफ है और ए क्या है? ए हस्बैंड है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है? बी और सी की पुत्रियों का संबंध। अच्छा, बी और सी की अगर डॉटर होती हैं, डॉटर, तो इनका संबंध आपको बताना है डी से। एक बात बताइए, देखिए समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। ए का, अच्छा उल्टा हमने कर दिया, ए का डी हस्बैंड है, ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। देखिए यहाँ लिखा है ए का डी हस्बैंड है। अब देखिए ये हस्बैंड है डी, और ए की लड़कियां हैं, ये बहनें हैं दोनों, और बहन की लड़की ये है। तो बहन की लड़की क्या बोलेगी? उनको अंकल, ठीक है। तो क्या होंगे? डी उनके क्या है? अंकल हैं। क्लियर? डी उनके क्या है? अंकल। ध्यान समझिएगा, जैसे अगर आपकी बहन है, ठीक है, आपकी बहन है, तो अगर मान लीजिए आपकी 3 बहनें हैं, तो उन तीनों बहनों में से 2 बहनों के जो बच्चे होंगे, ध्यान समझिएगा, 2 बहनों के जो बच्चे होंगे वो तीसरी बहन के हस्बैंड को क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में अंकल ही कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अंकल। क्लियर? चलिए, हाँ, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना अधिक है? मतलब हवा के द्वारा कौन ज्यादा फैलता है? सूरजमुखी, मदार, आम या जेंथेनियम? तो अगर आपने कभी देखा होगा या कभी नोटिस किया होगा, अपने जो मदार है, मदार, ये इसका ऐसे सफेद सफेद फूल ऐसे हवा में हमेशा उड़ता रहता है। इसका जो बीज है एकदम हल्का ऐसे काला सा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे पंखुड़ी पंखुड़ी निकली रहेगी एकदम और सफेद सफेद ऐसे हमेशा उड़ता रहता है और बहुत दूर दूर जाता है। मान लीजिए ये रहा मीर घाट, उड़ के चला गया चीर घाट, तो वहां ये पैदा हो जाएगा। इसीलिए वायु के माध्यम से सबसे तेज कौन फैलता है? मदार का पेड़। उसको क्या बोलते हैं? आंक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। हाँ देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन दिया है। हाँ, क्या बोल रहा है समझते हैं। कह रहा है आप दुकान से गेहूं लेते हो, आपकी माँ रोटियां बनाती हैं, गेहूं से रोटी बनाने का सही क्रम, अच्छा मतलब अगर आपको रोटी बनानी है उसका एकदम सही क्रम क्या होगा? तो वो तो आप सिंपल आप जानते हैं। आप क्या करेंगे? गेहूं लिए हैं आप, गेहूं थोड़ी ना सानेंगे, पहले बनाएंगे गेहूं का आटा। आटा बनाने के बाद में एक पात्र में आटा लेंगे, मतलब बर्तन में आटा लेंगे, आटा को गूथेंगे, गूथे हुए आटे के पेड़े बनाएंगे, पेड़े मतलब होता है लोई, और लोई बना के बाद रोटी बना के सेक देंगे। तो सही क्रम क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसे देखिए इसमें लिखा है एक पात्र में आटा ले, अरे गेहूं कहाँ गया ससुर? पहले गेहूं लेना है ना, तो पहले गेहूं लेंगे तब उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले आटा बनाइए, फिर आटा लीजिए, आटा को गूथिए, पेड़ा बनाइए और लास्ट में उसकी रोटी बना लीजिए। तो सही क्रम क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्या लिख रहा है भैया? देखिए लिख रहा है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करके सलाह दी जाती है क्योंकि, अच्छा अच्छा, उर्वरक की अपेक्षा मतलब जो रासायनिक खाद है उनको आप प्रयोग मत करिए, खेतों में ही खाद बनाइए, उसका प्रयोग कीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? पहला नंबर, खाद जैव निम्नकरणीय है, बिल्कुल सही बात है। देखिए खाद जैसे जो जैविक खाद होती है ना, वो निम्नकरणीय मतलब जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती और अच्छे से वो अपना निम्नीकरण हो जाती है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जब जैविक खाद रहेगी तो उससे जहरीले रिएक्शन नहीं होंगे। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। हल्के हल्के रंध्र बनेंगे ताकि खाद जो है पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। खाद बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही, यानी कि सेकंड नंबर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर। जो जैविक खाद होती है गोबर वगैरह, उसका प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि मिट्टी जहरीली ना हो और मिट्टी में वो अच्छे से भीन जाए, और उसके बाद निम्नकरणीय है, मतलब वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो मिट्टी का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी और सी। आगे देखिए, आप गंगा नदी किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों का समुच्चय या चयन करेंगे? यानी कि गंगा नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से आपको देखना। देखिए कोलकाता गंगा नदी किनारे है, कानपुर भी है, वाराणसी भी है, तो यही पहला आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। पटना आपका है लेकिन हैदराबाद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहीं से। भुवनेश्वर पूरी दार्जिलिंग नहीं है, गलत हो जाएगा। दिल्ली नहीं है आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। ये तीन के तीनों जगह कहाँ है आपके? तीन के तीनों जगह कहाँ है आपके?
गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्या लिखा है? 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा, कौन सही है आपको चुनना है। चलिए चुनते हैं। लिख रहा है कि गेहूं मूसला जड़, गेहूं के बाद मूसला जड़, और धनिया मूसला जड़, गाजर झकड़ा जल, और बांस मूसला जड़। देखिए मूसला जड़ मतलब होता है ऐसी एक ऐसी मोटी जड़ गई रही है, उसके किनारे किनारे जड़ निकला रही है। ठीक है, और झाकड़ मतलब ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो जो आपका जो धनिया है इसमें मूसला जड़ होता है, इसको अगर आप उखाड़ेंगे तो आपको दिखेगा यही सही है। बाकी गेहूं में ऐसी जड़ें होती हैं झकड़ा जड़, गाजर में मूसला होता है लेकिन झकड़ा लिखा है, और बांस में आपका ऐसे होता है, ऐसे ठूटा टाइप का होता है। तो सब के सब गलत है। तो केवल सही हमारा क्या है? धनिया। धनिया में होता है मूसला जड़। धनिया के पौधे को खींचेंगे तो नीचे ऐसे एक बड़ी सी जड़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यह है मूसला जड़ जो मूसल जैसी हो। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट यानी कि गिरगिटान जैसा कौन दिखता है? मेढक दिखता है? नहीं। छिपकली? हाँ बिल्कुल दिखती है। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? छिपकली। छिपकली ही है जो सांप सरीसृप वर्ग के हैं। सरीसृप वर्ग मतलब जो ठंडी में गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस मौसम में सांप वगैरह नहीं दिखाई देते। छिपकली। क्लियर? चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षी गुण नहीं है? पेंगुइन जो होते हैं, ठीक है, ये आपका जीवो में दिया गया है, इनका गुण क्या नहीं है ये हमको समझना है। देखिए इनकी त्वचा मोटी, शरीर में बहुत वसा, ये सही है, त्वचा इनकी मोटी भी होती है और वसा होता है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो हमारा ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें, हमसे गलत वर्ड ढूंढना है। शरीर धारा रेखी होता है, बिल्कुल सही, धारा रेखी होता है। वे आसपास के रंग वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं अपना रंग। हाँ, तो ये गिरगिटान थोड़ी है जो रंग बदल लेगा। ये किसकी क्वालिटी होती है? गिरगिटानों की। लेकिन ये तो हम पढ़ रहे हैं पेंगुइन, तो पेंगुइन में ये क्वालिटी नहीं होती कि अपना रंग बदल लें। हमसे यही पूछा है कौन क्वालिटी नहीं होती, तो यही क्वालिटी नहीं होती। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब यहाँ साइकोलॉजी सेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा। बोलती इमारतें, ये मैंने आपको पढ़ाया है। बोलती इमारतें, गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है। यानी कि जब गोलकुंडा किले में बच्चे जाएंगे तो वो किन किन बातों की जानकारी देता है। देखिए तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। जब वो गोलकुंडा किला घूमेंगे तो देखेंगे क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे थी, कहाँ जेल था, कहाँ रहने की व्यवस्था थी, कहाँ सोने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सीखेंगे वो। सेकंड नंबर देखते हैं, उसको समझते हैं। गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। अब क्या भोजन 100 साल पहले रहेगा क्या? नहीं ना, तो भोजन की जानकारी भी नहीं मिलेगी। युद्ध शांति व दौरान किले का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, बिल्कुल सही है। ये दिखाएगा कि जब युद्ध के दौरान होता था तो वो कैसे बचते थे, क्या क्या उनके पास तैयारियां थी, कहाँ कहाँ तोपखाने थे। स्थानों की पहचान एवं मानचित्र को पढ़ने में बिल्कुल इसमें भी मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, सी और डी। ठीक है, बाकी बी वाला गलत हो जाएगा। बाकी सब की सब जानकारी हमें गोलकुंडा किले से मिल जाएगी। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए क्या लिखा है। ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? देखिए जो चैप्टर यात्रा है, कहना चाह रहा है कि यात्रा जो चैप्टर है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ध्यान समझिएगा, तो हमको वही चुनना है कि इसका क्या उद्देश्य होगा। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है। लोग विभिन्न दूरियों तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल की दर ज्ञात करनी है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, खत्म हो जाए तो क्या खत्म हो सकता है? पेट्रोल डीजल। जब वो देखेंगे कि अलग अलग राज्य में दाम कम ज्यादा, तो पूछेंगे ना कि सर यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा क्यों है? पार्ले जी तो हर जगह बराबर मिलता है। तो उनको बताया जाएगा बेटा देखो उपलब्धता के आधार पे पेट्रोल की कीमत तय होती है, इसलिए अगर खत्म हो जाएगा तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थर्ड नंबर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न ही आपको उत्तर दे देगा। देखिए ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। देखिए संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत दिया था ब्लूम ने, उसका सबसे उच्चतम है सृजन। सृजन मतलब बच्चा नई नई चीजें कैसे बना सकता है, कैसे क्या कर सकता है,
इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सृजन। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है, ठीक है। अब जैसे जो ईवीएस के शिक्षक हैं विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए किन मानदंडों का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसी को हमको बताना है। देखिए किसके द्वारा, मतलब पोर्टफोलियो के द्वारा। देखिए पोर्टफोलियो ऐसी फाइल होती है जिसमें हम जानकारी एकत्रित करके रखते हैं, ठीक है। उपव्याख्यान रिकॉर्ड रूब्रिक द्वारा, ठीक है। ये जो रूब्रिक है ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन है। ईवीएस में अगर कोई आप विशिष्ट कार्य करवाना चाहते हो तो रूब्रिक के द्वारा व्यापक समूह में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समूह में प्रयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। आयशा कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न घरों में उनमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है, ठीक है। मतलब घर में ग्रामीण और शहर में क्या क्या सामग्री प्रयोग की जाती है इसके लिए वो अलग करनी है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मतलब किन कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज अलग होने की बात आएगी है तो उसमें अवलोकन तो जरूर रहेगा, ठीक है। तो हम उस टॉपिक को ढूंढते हैं। देखिए क्या लिखा है, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। नहीं, ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अवलोकन, पहले वो चीजों को छाटेंगे, फिर वर्गीकरण कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे क्या गलत है क्या सही है, और लास्ट में संप्रेषण कर देंगे। संप्रेषण मतलब होता है शिक्षक को या किसी दूसरे से अपना वो बातचीत करेंगे कि यार इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, वो अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है। तो अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण करना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ पेपर है ये। 21 नंबर, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। देखिए संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम जो दोनों का प्रयोग करता है उसको हमें चुनना है। देखिए जब भी आ जाए दोनों का, तीनों का या सबको मिला करके तो उसका होता है समावेशन। तो इसमें देखिए सहयोगात्मक नहीं होगा, समाकलित, ठीक है। समाकलित उपागम यानी कि जो सबको समाहित करके चलता है, ठीक है। इसमें संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का काम होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? समाकलित उपागम, ऑप्शन नंबर सेकंड। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने विद्यालय को अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। सॉरी, देखिए तब वह बीजों को पहचाने और नाम बताने को कहती है। इस शिक्षण वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग करे? ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि रमा जो है बीजों का अंकुरण बताना चाहती है, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के पौधों के बीजों को बच्चों को टच कराती है और महसूस कराती है, फिर पूछती है बताओ बताओ क्या नाम है इसका, नाम बताओ बताओ, ठीक है। तो अब वो किस विधि का प्रयोग कर रही है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए समझिएगा, समस्या समाधान का, सहयोगात्मक का, प्रदर्शन का, व्याख्यान का। तो वो प्रयोग कर रही है किस विधि का? प्रदर्शन विधि का, तभी तो दिखा पा रही है भाई, दिखाना है ना उसको, तो प्रदर्शन विधि से वो दिखा देगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रदर्शन विधि, बच्चों को दिखा दिखा कर सिखा रही है। चलिए प्रश्न नंबर इधर 8 है और इसका मतलब 23। देखिए 23 प्रश्न को हम समझते हैं। क्या कह रहा है 23? देखिए टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धता का विवरण देती हैं, उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची का व्याख्यान करना आसान है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों को अगली कक्षा में भेजने के लिए अगर जांच सूची आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चा किस लेवल का है, उस हिसाब से आप काम कर लेंगे, ठीक है। 9वां नंबर या 24वां नंबर, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? यानी कि संवादात्मक शिक्षण का कौन सा उदाहरण है ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों से यात्रा संबंधित चित्र एकत्रित करने के लिए विद्यार्थियों से आपस में यात्रा का नहीं, यात्रा टिकटों पर नहीं, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं और यात्रा संबंधी अपने अनुभव, तो जहां अनुभव आ गया वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर बातचीत करते हैं और एक दूसरे के अनुभव को शेयर करते हैं, शिक्षक और
बच्चे। यही आपका सबसे संवादात्मक शिक्षण का एग्जाम्पल है। चलिए 25 देखिए, मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने अपनी चीजें जैसे क्ले डो, किताब, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना कर रहा है। मिली अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? यानी कि कोई लड़की मिली है जो साथ काम करना नहीं चाहती है, ना ही अपनी चीजें शेयर करना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मिली को समझाएंगे अपनी वस्तुएं दूर साझा करें। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि मिली के साथ स्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। ठीक है। और उसके क्या नाम है, उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुला करके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी। मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका व्यवहार बढ़े इसके लिए या ये काम करने के लिए मिली को बार बार समझाएंगे और नए नए तरीके से, या मिली को नए नए क्या कहते हैं समूह कार्य में या उसको सम्मिलित करेंगी और उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो भी नई नई चीजों को समझे और कार्यविधि में गतिविधि में हिस्सा ले। ठीक है, तो ये आपको हम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? चलिए, सामाजिक रचनावादी उपागम का कौन अनुसरण करता है उसको हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा प्रश्न था, ये प्रश्न नंबर 11 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 11। अब देखिए, कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णकों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं का सुधार हो सके, बस इससे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी किताबी भाषा को या जब भी ज्ञान को बाहरी जीवन से या अपने जीवन से जोड़ने की बात कही जाए तो पर्यावरण का सबसे परफेक्ट आंसर वो होता है। सीधा कहा है ना कि असल जीवन में वर्णों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, तो सबसे अच्छा आंसर यही होगा। बाकी शब्दावली का प्रयोग नहीं होता, मानक भाषा का प्रयोग नहीं होता और ये मानकीकृत आकलन नहीं होता, तो सही उत्तर क्या होगा आपका इसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी कि ईवीएस के शिक्षण में सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन कौन करता है? कहानी, कविताएं जो कि असल जीवन से जोड़ दें, ये अनुगमन करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से, एक मिनट छूट गया क्या कुछ? अच्छा, हाँ इसके मतलब ऑप्शन है ना, एक मिनट। हाँ देखिए, संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा, हाँ स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग होगा। स्थानीय भाषा लिखा है ना, तो ए और सी दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईवीएस शिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं हो सकता? देखिए, पहला, भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, संवादात्मक शिक्षण। देखिए, सर्वेक्षण तो बिल्कुल होगा, क्षेत्र भ्रमण भी होगा, व्याख्यान द्वारा निर्देशन भी होगा और संवादात्मक भी होगा। भूमिका निभाना ये गलत है। ठीक है, ईवीएस के शिक्षण के लिए उपागम भूमिका आपको नहीं निभानी है, आपको एक्टिव होकर बच्चों के साथ काम करना है। ठीक है, तो इसका सही एक मिनट, इसका जो एक मिनट रुकिए, पहले क्वेश्चन समझ लें, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन में। देखिए, अच्छा हाँ नहीं है पूछा है, एक मिनट, ईवीएस शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो ढूंढना है। भूमिका निभाना ये होता है, सर्वेक्षण भी होता है, क्षेत्र भ्रमण भी होता है, संवादात्मक शिक्षण भी होता है। हाँ, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण ये नहीं होगा। ठीक है, कार्यविधि द्वारा शिक्षक होगा या गतिविधि द्वारा शिक्षण होगा। तो ईवीएस के शिक्षण में या उपागम में कौन सा काम नहीं करना चाहिए? व्याख्यान वाला। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया था, तो व्याख्यान द्वारा आपको भाषणबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसको समझते हैं। सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं या जा रहे हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी? मतलब वो चाहती है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, तो आप क्या करेंगे? और ये भी ध्यान रखिएगा वो दृष्टिबाधित है। उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपको कतई नहीं करना है। ठीक है, कि बच्चों को मना कर दें, ये आपको नहीं करना है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो
दूसरा पढ़ते हैं, उसके अभिभावक को सलाह दें कि उसे वो जाने की अनुमति दें। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब उनको आप सलाह दीजिए कि वो उसको जाने की अनुमति दे। ठीक है, आगे कहाँ गया, उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे, वह यातायात में उसकी हाँ सुरक्षा ध्यान रखें। देखिए ये भी आपको काम करना है। 4-6 विद्यार्थियों का समूह बना था, प्रत्येक समूह को यात्रा संबंधित निर्धारित जिम्मेदारी सौंपे थी, ये भी सही है। तो सी और डी, ठीक है, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई है ये, 28। ठीक है, देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है, यानी कि आकलन का संकेतक कौन है। अवलोकन, चर्चा करना, साथ में, हाँ साथ मिलकर काम करना। ठीक है, भावनाएं तभी जुड़ेंगी जब आप साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो साथ मिलकर काम करना ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है या कर रही है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मनमानी क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन से कौशल को वो बेहतर नहीं कर पा रहा है, इसको ध्यान रखिए। सुनने के कौशल को, देखिए सुन रहा है तभी तो बोल रहा है। प्रदर्शन कौशल को, ये भी सही है। विवेचना, ठीक है, वो विवेचना नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखिए। विवेचना कौशल को या डिस्कशन, देखिए लिखा है ना इधर ये इंग्लिश में, डिस्कशन स्किल को वो सही से नहीं समझ पा रहा है। जैसे आप कुछ बता रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो उस कन्वर्सेशन को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विवेचना कौशल। तो आपको कभी हिंदी समझ ना आए तो इंग्लिश आप देख लीजिएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, ईवीएस कक्षा में जब कोई बच्चा अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह कौन से कौशल को बेहतर नहीं, जैसे आपने कुछ बताया सर है ये क्या होगा, सर ये क्या होगा, तो वो विवेचना यानी कि डिस्कशन स्किल को उसकी कमजोर है, उसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने 3 फरवरी 2023 के प्रश्न पत्र को देखा ईवीएस का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।